हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को देखेंगे। इसके पहले हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। उसमें हमने देखा था जोनल और नॉन जोनल कैरेक्टर को, जिसमें जोनल कैरेक्टर में जो फैक्टर्स जो एयर के वर्टिकल मूवमेंट के लिए जो फैक्टर्स डिफाइन करते हैं उसके पीछे था प्रेशर बेल्ट। और हमने देखा था लो प्रेशर जोन में जो एयर राइज करता है तो क्या होता है, हैवी रेनफॉल होता है, और हाई प्रेशर जोन में एयर सिंक करते हैं तो रेनफॉल कम होता है। फिर हमने देखा था नेचर ऑफ एयर पार्शल भी देखा था, जिसमें अगर वार्म एयर मास रहेगा तो उसकी जो कैपेसिटी होगी मॉइस्चर कंटेन करने की वो हाई होगी, जब कोल्ड एयर मास होगा तो उसकी मॉइस्चर कैपेसिटी कम होगी, मॉइस्चर कंटेन करने की कैपेसिटी कम होगी। उसके बाद हमने देखा था नॉन जोनल कैरेक्टर में, जिसमें देखा था टोपोग्राफी का क्या रोल होता है एयर को राइज करने, एयर के वर्टिकल मूवमेंट में। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमने कहाँ देखा था, वेस्टर्न घाट का। ठीक है, और इसमें क्या होता है, विंडवर्ड जो स्लोप होती है माउंटेन की वो हाई रेनफॉल प्राप्त करती है, और जो भी लीवर स्लोप होती है वो क्या करती है, लो रेनफॉल प्राप्त करती है। ठीक है, और इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट था हमने देखा था कि मरीन जो रीजन होते हैं वो कंटेन करती है हाई मॉइस्चर को, और जो लैंडफॉर्म्स होते हैं, कॉन्टिनेंट्स होते हैं, वो लो रेनफॉल को कंटेन करती है। ठीक है, फिर हमारा जो उसके बाद हमने देखा था प्राइमरी मिनिमा, प्राइमरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मिनिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा का कंसेप्ट। उसके बाद हमने नॉन जोनल फैक्टर भी देखा था। आज हम देखेंगे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। और अब जो ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बढ़ रही है, उसमें हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का बहुत बड़ा रोल हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, हम आए दिन न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि सी लेवल राइज कर रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल घट रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं अभी कि क्या होता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ओके, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो होता है इसमें लैंड और सी के बीच जो मॉइस्चर का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ये लैंड और सी मॉइस्चर का एक्सचेंज साइकिल होता है। ओके फ्रेंड्स, जिसमें अगर हम अपने अर्थ सरफेस पे देखें कि कितना वाटर जो है वो सॉल्टी है और कितना फ्रेश वाटर है। ठीक है, तो अगर हम सॉल्टी वाटर को देखते हैं तो सॉल्टी वाटर में हम कितना देखते हैं, सॉल्टी वाटर में 97.2% जो वाटर है वो क्या है, सॉल्ट वाटर है, जो कहाँ पे पाए जाते हैं, ओशन और सीज में। ओके, और उसके बाद 2.8% जो वाटर है वो क्या है, फ्रेश वाटर है। तो क्या फ्रेश वाटर एक ही जगह अवेलेबल है कि वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें हम देखते हैं कि जो फ्रेश वाटर है वो किसमें किसमें बटा है, ग्राउंड वाटर और आइस कैप्स है, आइस कैप्स विथ ग्लेशियर्स। ओके, तो जो ग्राउंड वाटर है वो 2.8% का 2.8% जो है, इसमें 0.62% जो है वो क्या है, वो ग्राउंड वाटर है। और जो आइस कैप और ग्लेशियर का पार्ट है ना वो 2.15% है। तो इससे हमें क्या मतलब कि इससे हमें यह पता चलता है कि फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी तो हमारे अर्थ सरफेस पे बहुत ज़्यादा है, बट वो किसके फॉर्म में है, वो आइस और ग्लेशियर्स के फॉर्म्स में है। ठीक है, और हाँ इसकी वजह से हम ग्राउंड वाटर पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, और ग्राउंड वाटर पर डिपेंडेंट ज़्यादा होने की वजह से हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको डिप्लीट कर रहे हैं, इसके सोर्स को कंटिन्यूस यूज करके डिप्लीशन कर रहे हैं। ओके, अब अदर्स में कितना है, अदर्स में 0.03% है। अब ये 0.003% वो कहाँ पे मिलते हैं, वो हमें मिलता है एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर में कितना होते हैं, 0.001%। फ्रेश वाटर रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, रिवर और स्ट्रीम भी हमारे अर्थ सरफेस पे मिलते हैं, तो वो कितना फ्रेश वाटर को कंटेन करते हैं, वो 0.0001। ओके, सॉइल मॉइस्चर, जो आपको पता है कि जो डेजर्ट सॉइल होती है, दैट मीन्स एरिड और सेमी एरिड सॉइल में जो मॉइस्चर कंटेनिंग कैपेसिटी होती है क्या होती है, वो कम होती है। लेकिन बहुत सारे जो सॉइल्स होते हैं जहाँ पे हम कल्टीवेशन करते हैं, जहाँ पे पेड़ पौधे पे, वो भी तो मॉइस्चर को कंटेन करते हैं। तो वो कितने वाटर को कंटेन करते हैं, वो कंटेन करते हैं 0.005%। उसके बाद है फ्रेश वाटर लेक्स।
फ्रेश वाटर लेक्स भी वो ये क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर लेक्स भी कुछ वाटर को कंटेन करते हैं। तो वो कितना होता है, वो होता है 0.009%। तो आप देख रहे होंगे कि कितना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे अर्थ सरफेस पे वाटर का, जिसमें से मोर देन 97% जो वाटर है वो क्या है, वो सॉल्ट वाटर है जो हमारे यूज के लिए नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कंसेप्ट क्या है। In this cycle, water from ocean moves into the atmosphere, and this water from the atmosphere moves back to the ocean directly or through land system. तो हाइड्रोलॉजिकल कंसेप्ट क्या होता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के पीछे क्या कंसेप्ट है, वो किसको बोलते हैं। अभी मैंने बताया कि एक्सचेंज ऑफ वाटर होता है बिटवीन लैंड और सी मॉइस्चर, लेकिन ये कैसे होता है, तो ये वाटर फ्रॉम ओशन मूव्स इनटू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कैसे मूव करता है, इवेपोरेशन, ठीक है। और ओशन से इवेपोरेशन होता है, मतलब क्यों ओशन से ज़्यादातर इवेपोरेशन, क्योंकि ओशन लार्ज पार्ट कंटेन करता है किसका, वाटर का। और एंड दिस वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, लेकिन एटमॉस्फेयर से भी तो कुछ वाटर कैसे ये हमारे अर्थ सिस्टम पे आते हैं, ओशन और लैंड में कैसे आते हैं, थ्रू प्रेसिपिटेशन। और कुछ वाटर कंटेंट कहाँ पे होते हैं, एज ए वाटर वेपर हमारे मॉइस्चर हमारे एटमॉस्फेयर में ही अवेलेबल रहते हैं। देखते हैं रेसिडेंस टाइम क्या होता है। इसके लिए हम देखते हैं कि कैसे इन दोनों के बीच में वाटर एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो रेसिडेंस पीरियड जो होता है ना, कहीं पे भी जो वाटर मूव करता है तो वहाँ पे वो कुछ देर तक तो रहता होगा, उसका क्या रेसिडेंस पीरियड है। तो रेसिडेंस का मतलब क्या होता है, रेसिडेंस का मतलब होता है ट्रैप्ड इन द लैंड सिस्टम फॉर सम, मतलब ये वैसा पीरियड जिसमें जो वाटर जो रहता है वो ट्रैप्ड रहता है एट ए सर्टेन प्लेस, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पे इसका कितना रेसिडेंस टाइम है। जैसे कि एटमॉस्फेयर में इसका रेसिडेंस टाइम 10 डेज होता है, ठीक है। सॉइल में इसका रेसिडेंस पीरियड कितना होगा, 2 to 50 वीक्स होता है। ग्राउंड वाटर जो कि हमारा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है फ्रेश वाटर का, उसमें रेसिडेंस मतलब 1 ईयर जो 10,000 ईयर रह सकता है वहाँ पे, उसकी जो रेसिडेंस पीरियड होती है वो। ओशन में 36,000 ईयर्स, रिवर्स में 2 वीक्स एंड लेक्स में 10 weeks. Ocean have more evaporation than precipitation and continents have more precipitation than evaporation. और इसको बैलेंस करने के लिए क्या होता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब ओशन में ज़्यादा इवापोरेशन क्यों होता है, क्योंकि ये लार्ज सरफेस है, ये ओपन रीजन होता है, ठीक है। ओपन रीजन होने की वजह से क्या होता है, इवापोरेशन होता है। कॉन्टिनेंट्स जो होता है ना उतना मॉइस्चर कंटेन नहीं करता है, और उतना मॉइस्चर कंटेन नहीं करने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे मॉइस्चर कम होता है, यहाँ पे भी इवापोरेशन कम होता है। ओके, इसके पहले हम कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इसके कंपोनेंट्स इवेपोट्रांसपिरेशन एंड वाटर वेपर। वाटर फ्रॉम द वाटर बॉडीज इवेपोरेट्स एंड कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर, इट बिकम्स पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब कोई भी वाटर जो है वो अगर इवेपोरेट होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और फिर ये वाटर वेपर कंडेंस होकर किसका बना, क्लाउड का फॉर्म, फिर प्रेसिपिटेशन जनरेट करता है। तो जब तक ये वाटर वेपर रहता है तो ये किसका पार्ट बनाता है, एटमॉस्फेयर का। कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, द वाटर वेपर कंडेंसेस एंड फॉल बैक ऑन द अर्थ सरफेस इन द प्रेसिपिटेशन, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को। रेसिडेंस टाइम, वाटर डज नॉट गो इमीडिएटली इनटू द ओशन एंड रिमेन्स ट्रैप्स फॉर सम पीरियड इज रेफर्ड एज रेसिडेंस टाइम। मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है कि कभी भी वाटर ना तुरंत अपने सोर्स से डेस्टिनेशन में नहीं जाता है, ये कुछ पीरियड तक ट्रैप्ड रहता है, ठीक है। और पीरियड मैंने बताया जैसे कि एटमॉस्फेयर में रहता है 10 डेज, सॉइल में रहता है 2 to 50 वीक्स, ओशन में इसका जो पीरियड है वो 36,000 ईयर्स है,
ग्राउंड वाटर का हमने देखा 1 ईयर टू 10,000 ईयर्स है। ओके, सरफेस रन ऑफ एंड इनफिल्ट्रेशन। सरफेस वाटर रिटर्न्स टू ओशन थ्रू रन ऑफ and also after infiltration water goes into groundwater and this groundwater returns to the ocean and finally completed hydrological cycle। अभी जो हम कई बार बोलते हैं कि सी लेवल राइज करने की समस्या बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो सी लेवल राइज करने की समस्या क्यों बढ़ रही है? अगर इसके पीछे अगर हम थोड़ा सा दिमाग यूज करें तो हमें पता चल रहा है कि अभी आइस मेल्ट कर रहा है, जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट कर रहे हैं, तो मेल्ट करके वो कहाँ जाएंगे? ओशन में ही तो जाएंगे, ठीक है। और जो वाटर कहाँ पर थी, जो वाटर ग्राउंड वाटर के रूप में अवेलेबल थी अर्थ सरफेस के नीचे, उसको भी तो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो ग्राउंड वाटर तो नहीं बन जाता है, उसके बाद वो किसी वाटर सिस्टम के थ्रू कहाँ पहुंच जाता है? ओशन में, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि जो ग्राउंड वाटर है वो भी जा रहा है हमारे किस में? ओशन में। फ्रेश वाटर को हम लूज करते जा रहे हैं किस में? सॉल्टी वाटर में, ठीक है। तो जैसे कि ये है हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जिसको हम वाटर साइकिल भी कहते हैं। तो ये है सरफेस, लैंड सरफेस, जिसमें ये लेक है, और ये ओशन है। ओशन में क्या हो रहा है? इवापोरेशन हो रहा है, हाई लेवल पे इवापोरेशन हो रहा है, ठीक है। जबकि हम अर्थ सरफेस पे क्या देखते हैं? जो वाटर इधर ग्राउंड वाटर के थ्रू भी जाता है, अंडरग्राउंड में ग्राउंड वाटर के थ्रू जाता है ओशन में, लेकिन अभी हम एक्सट्रैक्ट करके क्या कर रहे हैं? ओशन में डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं, जिससे यहाँ की जो वाटर सोर्स है वो तो डिप्लीट कर रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इवापोरेट ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, इवेपोरेशन होता है, स्नो मेल्ट होते हैं, ठीक है। इस वाले और इसका क्या इम्पैक्ट होता है? हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम पे ह्यूमन का क्या इम्पैक्ट है? ह्यूमन कैसे रोल प्ले करता है? तो ह्यूमन दो तरीके से रोल प्ले, एक तो इनडायरेक्ट रोल प्ले करता है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो अभी चेंज कर रही है, उसके पीछे ह्यूमन का क्या रोल है? तो ह्यूमन दो तरीके से रोल प्ले करता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट वो रोल कैसे प्ले कर रहा है? इनडायरेक्ट में जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, वो भी तो कहीं ना कहीं ह्यूमन इंड्यूस्ड है। ऑल्दो ये नेचुरल फिनोमिना है, बट इसके पीछे भी तो ह्यूमन इंड्यूस्ड फिनोमिना है। ह्यूमन भी तो इस कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जिम्मेदार है। और क्या कर रहा है ये? अल्टर्स द कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जिससे रेसिडेंस टाइम्स जो है ग्लेशियर का वो घट रहा है। जैसे ही टेम्परेचर अगर ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा? रेसिडेंस टाइम तो घटेगा ना। अब मान जाइए कि अगर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पर्टिकुलेट मैटर बढ़ रहा है, तो क्या करेगा? ये सूट को जनरेट करेगा, और ये अगर सूट जो है अगर ग्लेशियर्स पे जाएंगे तो ये तो और ज्यादा इंसोलेशन को, सोलर लाइट को एब्जॉर्ब करेगा ना। अगर ज़्यादा सोलर, तो इसके अल्बिडो की कैपेसिटी को घटाएगा, अल्बिडो की कैपेसिटी घटाएगा। अल्बिडो का मतलब कि जो कोई भी सरफेस जो इंसुलेशन को रिफ्लेक्ट करती है, सन से आने वाले रेज को रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्शन की जगह क्या हो रहा है? ग्लेशियर्स जो है उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। और एब्जॉर्बेंस की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे मेल्टिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट क्या रीजन है? डायरेक्ट में हम देख रहे हैं लैंड यूज चेंजेस। अब हम लैंड यूज चेंजेस कैसे कर रहे हैं? लैंड यूज चेंजेस के लिए डीवेजिटेशन, डिफॉरेस्टेशन और डीवेजिटेशन। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, एक्सपेंशन ऑफ व्हाट? एग्रीकल्चर लैंड्स, ठीक है। और इस वजह से क्या हो रहा है कि हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, और फॉरेस्ट को कट करने की वजह से क्या क्या होता है? एक तो इरोजन बढ़ता है, ठीक है, ग्राउंड वाटर इनफिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है, और दूसरा हम देख रहे हैं कॉन्क्रीटाइजेशन,
अर्बनाइजेशन इज द मेन फैक्टर बिहाइंड कॉन्क्रीटाइजेशन, क्योंकि अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है कि हम नए नए इंडस्ट्री को डेवलप कर रहे हैं, और जो इन्फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होनी चाहिए, जो नेचुरल प्रोसेस है, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, कंक्रीट बिछा रहे हैं, ठीक है। और कंक्रीट की वजह से जो हमारा नेचुरल प्रोसेस है वो खत्म होता जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि इस वाले एग्जांपल्स में हम देख रहे हैं कि ये होना तो चाहिए ऐसे, लेकिन ये श्रिंक हो गया, इन्फिल्ट्रेशन हमारा श्रिंक हो गया है, रन ऑफ बढ़ गया है, सरफेस वाटर रन ऑफ बढ़ गया है। ओके फ्रेंड्स, इसकी वजह से कौन कौन से प्रॉब्लम्स खड़े हो गए, इसकी वजह से फ्लड लाइक कंडीशन हो गया, ठीक है। और जो फ्लड का इशू है ना, वो हमारे इंडिपेंडेंस से डबल हो गया। 75 सालों में जो फ्लड का जो एरिया है वो डबल हो गया। जो 5 मिलियन हेक्टेयर था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो फ्लड एरिया था वो कितना था, 5 मिलियन हेक्टेयर, लेकिन अब वो कितना हो गया, 10 मिलियन हेक्टेयर हो गया। तो आप समझ रहे होंगे कि कितना डिवेस्टेटिंग कंडीशन हो गया, ड्रॉट लाइक कंडीशन हो गया, जो कंटेमिनेशन हो गया है, ग्राउंड वाटर का कंटेमिनेशन स्टार्ट हो गया, फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो गई, एक्सेसिबिलिटी कम हो गई है, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट।